सावन की घटा 1966 में रिलीज हुई एक हिंदी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी गोपाल, मनोज कुमार और सीमा, शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है। गोपाल एक अमीर परिवार का युवक है जो अपने दादा की इच्छा पर गांव जाता है। गांव में वह सीमा से मिलता है जो एक सुंदर और सरल लड़की है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब यह पता चलता है कि सीमा का चेहरा गोपाल की मृत प्रेमिका से मिलता जुलता है। गोपाल की प्रेमिका रीटा एक विमान दुर्घटना में मारी गई थी और सीमा का चेहरा रीटा से मेल खाता है, जिससे गोपाल उलझन में पड़ जाता है। कहानी में आगे चलकर कई रहस्य और गलतफहमियों का खुलासा होता है जो गोपाल और सीमा के संबंध को चुनौती देते हैं। आखिरकार गोपाल और सीमा अपने अपने अतीत से उबरते हैं और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार का एहसास करते हैं। फिल्म का अंत सुखद होता है, जहां सभी गलतफहमियां और रहस्य सुलझ जाते हैं और गोपाल और सीमा का प्यार जीत जाता है। बंधन एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो एक गांव के जीवन और वहां के संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और परिवार के मूल्यों पर आधारित है। कहानी धर्मराज, राजेश खन्ना से शुरू होती है, जो एक सीधा साधा और ईमानदार किसान है। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। उसका छोटा भाई जीवन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो शहर में नौकरी करता है। धर्मराज और गोरी, मुमताज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गोरी एक सुंदर और सरल लड़की है जो धर्मराज की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होती है। धर्मराज गांव में अपने परिवार की देखभाल करता है और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है। वहीं जीवन शहर की चकाचौंध में अपने परिवार से दूर हो जाता है और एक बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन की गलत संगत और बुरे कामों के कारण गांव में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। गांव के लोग धर्मराज को इन समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। जीवन की गतिविधियों के कारण धर्मराज और उसके परिवार के बीच तनाव बढ़ जाता है। धर्मराज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण अपने परिवार और गांव वालों के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अंततः जीवन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने बड़े भाई धर्मराज से माफी मांगता है। परिवार फिर से एकजुट होता है और गांव में शांति बहाल होती है। डॉन 1978 की एक मशहूर हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन चंद्रा बारोट ने किया है और इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है। फिल्म की कहानी अपराध, धोखा और पहचान की अदला बदली के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी का मुख्य पात्र डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन एक खतरनाक और चालाक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसे पुलिस कई देशों में ढूंढ रही है। डॉन का आतंक इतना है कि पुलिस अधिकारी डीसीपी डी सिल्वा उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डॉन के गिरोह में नारंगी देवी और अनवर भी शामिल हैं। एक दिन पुलिस डॉन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डीसीपी डी सिल्वा डॉन की मौत को गुप्त रखता है और एक योजना बनाता है। वह विजय, जो डॉन का हमशक्ल है, को खोज निकालता है और उसे डॉन बनाकर अंडरकवर भेजता है ताकि वह डॉन के गिरोह को पकड़ सके। विजय, जो एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी है, पहले तो इस योजना से घबराता है, लेकिन फिर अपने मारे गए दोस्तों और परिवार का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। विजय को डॉन के गिरोह में जगह पाने के लिए डॉन जैसा व्यवहार करना पड़ता है। उसकी मुलाकात रोमा, जीनत अमान से होती है, जो अपने भाई रमेश की मौत का बदला लेना चाहती है। रमेश को डॉन ने मार दिया था और रोमा इस बात से अनजान है कि विजय असली डॉन नहीं है। विजय अपनी नई पहचान के साथ गिरोह में घुल मिल जाता है और धीरे धीरे डीसीपी डी सिल्वा की मदद से गिरोह के अंदरूनी रहस्यों को उजागर करने में सफल होता है। हालांकि चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब डीसीपी डी सिल्वा एक दुर्घटना में मारा जाता है और विजय की असली पहचान का राज उसके साथ चला जाता है। अब विजय को अपनी बेगुनाही साबित करनी है
और साथ ही डॉन के गिरोह को भी समाप्त करना है। बहुत सारी मुसीबतों और संघर्षों के बाद विजय अपनी सच्चाई सबके सामने लाने में सफल होता है और डॉन के गिरोह को ध्वस्त कर देता है। रोमा भी विजय की सच्चाई जानकर उसका साथ देती है। अंत में विजय और रोमा मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं और कानून व्यवस्था की जीत होती है। डॉन एक रोचक और मनोरंजक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन की अदाकारी, दिलचस्प कहानी और शानदार संगीत ने इसे एक क्लासिक बना दिया है। सफर 1970 की एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक डॉक्टर नीला, शर्मिला टैगोर और एक चित्रकार अविनाश राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर नीला एक कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित डॉक्टर है जो अपने मरीजों की देखभाल में पूरी तरह से लगी रहती है। एक दिन वो अविनाश से मिलती है जो एक प्रतिभाशाली लेकिन गंभीर बीमार चित्रकार है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। अविनाश एक हंसमुख और जीवन से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो अपने जीवन में एक गहरे रहस्य को छुपा रहा है। उसे एक गंभीर बीमारी है और वो जानता है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो अपने प्यार का इजहार नीला से नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नीला उसकी बीमारी से दुखी हो। इस बीच शेखर फिरोज खान, जो नीला का कॉलेज का दोस्त है, उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। नीला, जो अविनाश के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और यह नहीं जानती कि अविनाश उससे प्रेम करता है, शेखर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद नीला अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो अविनाश को भूल नहीं पाती। कहानी में एक दुखद मोड़ आता है जब शेखर को पता चलता है कि नीला अभी भी अविनाश से प्यार करती है। शेखर को गलतफहमी हो जाती है कि नीला और अविनाश के बीच कुछ चल रहा है और यह जानने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। शेखर की मौत के बाद नीला और अविनाश फिर से मिलते हैं, लेकिन अविनाश की बीमारी उसकी हालत और खराब कर देती है। अविनाश, जो अब और अधिक समय नहीं जी सकेगा, नीला से कहता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने पेशे के प्रति समर्पित रहे। अंततः अविनाश की मौत हो जाती है और नीला अपने जीवन में वापस लौट आती है, लेकिन अविनाश की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहती हैं। फिल्म का संगीत जो तुमको हो पसंद जैसे गाने शामिल हैं। एक फूल दो माली 1959 की एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में संजय खान, साधना और बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी की शुरुआत शांति, साधना और सोमू संजय खान से होती है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सोमू एक शिक्षित और ईमानदार युवक है, जबकि शांति एक सीधी सादी गांव की लड़की है। वे दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं। शादी से पहले सोमू को एक इमरजेंसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। जाने से पहले वे दोनों मंदिर में मिलते हैं। सोमू वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और शादी करेगा। विदेश में सोमू एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और सबको उसकी मृत्यु की खबर मिलती है। शांति इस हादसे से टूट जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वह सोमू के बच्चे की मां बनने वाली है। वह अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है। शांति के जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब कैलाश नाथ कौशल बलराज साहनी से मिलती है। कैलाश एक नेकदिल आदमी है जो शांति और उसके बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है। वह शांति से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। शांति अपने बच्चे के भविष्य की सोचते हुए कैलाश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। कैलाश और शांति एक साथ जीवन बिताने लगते हैं और कैलाश शांति के बेटे को अपने बेटे की तरह पालता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक सोमू वापस लौट आता है। वह जिंदा है और दुर्घटना से बच गया था, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो बैठा था। सोमू जब शांति और कैलाश के जीवन में लौटता है तो स्थिति जटिल हो जाती है। शांति अब दो लोगों के बीच फंसी होती है। एक तरफ सोमू, उसका पहला प्यार और उसके बेटे का असली पिता, और दूसरी तरफ कैलाश, जिसने उसे और उसके बेटे को समाज में सम्मान और सुरक्षा दी है। अंत में कैलाश की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले कैलाश सोमू से कहता है कि वह शांति और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सोमू और शांति का प्रेम सच्चा है। इस तरह एक फूल दो माली फिल्म एक भावनात्मक और संवेदनशील मोड़ पर समाप्त होता है।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, ये पर्दा हटा दो, ओ नन्हे से फरिश्ते और सैयां ले गई जिया जैसे गानों ने फिल्म की कहानी में 4 चांद लगा दिए हैं। संजोग एक भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी है जो 2 अलग अलग महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत यशोदा, जयाप्रदा और श्याम जितेंद्र के प्रेम से होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। उनके विवाह के बाद यशोदा गर्भवती होती है और वे एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कहानी में एक और पात्र गिरधारी जितेंद्र, जो श्याम का हमशक्ल है, की एंट्री होती है। गिरधारी की मुलाकात अनिता, जयाप्रदा से होती है और वे भी शादी कर लेते हैं। अनिता भी गर्भवती होती है। किस्मत के खेल से यशोदा और अनिता दोनों का एक ही अस्पताल में एक ही समय पर प्रसव होता है। अस्पताल की एक गलती से दोनों के बच्चों का अदला बदली हो जाती है। यशोदा का बेटा अनिता को और अनिता की बेटी यशोदा को मिल जाती है। अंततः दोनों परिवार इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने बच्चों के साथ पुनः जुड़ते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा प्यार और समर्पण ही हर समस्या का समाधान है। फिल्म का समापन भावनात्मक और सकारात्मक नोट पर होता है, जहां सभी पात्र अपने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं। यह फिल्म प्रेम, बलिदान और परिवार के महत्व को दर्शाती है। कटी पतंग 1971 की एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया है। इस फिल्म की कहानी मधु, आशा पारेख और कमल राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का आधार एक उपन्यास पर है और इसमें प्रेम, धोखा और पहचान बदलने की कहानी को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। मधु एक अनाथ लड़की है जिसे उसके चाचा चाची ने पाला है। उसकी सगाई एक अमीर युवक से होती है, लेकिन वह अपने प्रेमी कैलाश के साथ भाग जाती है। कैलाश बाद में उसे धोखा देता है और छोड़ देता है। हताश मधु अपने घर वापस जाती है, लेकिन चाचा चाची उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। मधु की मुलाकात उसकी सहेली पूनम से होती है, जो अपने पति से मिलने जा रही है। दुर्भाग्यवश पूनम की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। मरने से पहले पूनम मधु से वादा लेती है कि वह उसकी पहचान लेकर उसके ससुराल जाएगी और उसके बच्चे की देखभाल करेगी। मधु पूनम की पहचान लेकर उसके ससुराल जाती है और वहां उसे कमल मिलता है, जो पूनम का देवर है। कमल और मधु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन मधु की असली पहचान उजागर होने का खतरा बना रहता है, विशेषकर जब कैलाश उसकी जिंदगी में वापस आता है और उसे धमकाता है। जब कमल को मधु की सच्चाई का पता चलता है, तब कमल दुखी हो जाता है। हालांकि मधु के नेक इरादों और त्याग को देखकर कमल उसे माफ कर देता है। अंत में मधु और कमल एक हो जाते हैं और मधु को उसकी सच्ची पहचान और प्यार मिल जाता है। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर किशोर कुमार द्वारा गाए गए गीत यह शाम मस्तानी और प्यार दीवाना होता है। फिल्म ससुराल 1984 में रिलीज हुई थी, जिसमें अरुण गोविल और साधना सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा है। फिल्म की कहानी का केंद्र सत्यप्रकाश, अरुण गोविल और गीता, साधना सिंह के विवाह और उनके ससुराल में आने के बाद की घटनाओं पर है। सत्यप्रकाश एक नेक और ईमानदार युवक है, जबकि गीता एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। शादी के बाद गीता अपने ससुराल में अपने पति, सास और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ रहने आती है। ससुराल में गीता का सामना विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों से होता है। उसकी सास एक कठोर और पारंपरिक महिला है, जो गीता के प्रति कठोर व्यवहार रखती है। गीता के ससुराल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो उसे स्वीकार नहीं करते और उसकी स्थिति को और कठिन बनाते हैं। कहानी में मुख्य रूप से गीता की संघर्षशीलता और उसके धैर्य को दिखाया गया है। वह अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने और सभी को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन सास और कुछ अन्य सदस्यों की कड़ाई और प्रतिरोध उसका जीवन कठिन बना देते हैं। फिल्म का अंत गीता के संघर्ष और दृढ़ता की जीत के साथ होता है, जब उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्य उसकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचानते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। गीता अपने ससुराल में सम्मान और प्यार प्राप्त करती है। स्वर्ग 1990 की एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में गोविंदा, राजेश खन्ना और जूही चावला हैं। कृष्णकांत, राजेश खन्ना,
एक अमीर और दयालु व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधवी, सौतेला बेटा अरुण, बहू जया और बेटी कविता हैं। कृष्णकांत का परिवार बहुत ही लालची और स्वार्थी है, जो केवल उसके पैसों के लिए उससे जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत का सबसे विश्वास पात्र और प्रिय सेवक कृष्णा गोविंदा है। कृष्णा बहुत ही ईमानदार, मेहनती और वफादार है, जो हमेशा कृष्णकांत के हर काम में मदद करता है। कृष्णकांत भी कृष्णा को अपने बेटे की तरह मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन कृष्णकांत के व्यवसाय में भारी नुकसान होता है और उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका परिवार, जो पहले उससे बहुत प्यार और सम्मान दिखाता था, अब उसे अपमानित करने लगता है। उसके बच्चे उसे छोड़ने की धमकी देते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करते। इस बीच कृष्णकांत का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। कृष्णकांत की बेटी कविता की शादी एक अमीर व्यक्ति के बेटे से तय होती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे मजबूर करते हैं कि वह अपने पिता से सारे पैसे मांग ले ताकि उसकी शादी धूमधाम से हो सके। कृष्णकांत अपनी बेटी की खुशी के लिए यह भी सहन करता है। कृष्णा, जो इस सारी स्थिति को देख रहा होता है, अपने मालिक को इस कठिन समय में भी नहीं छोड़ता और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। कृष्णा अपने मालिक के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है और उसके परिवार के सामने उसकी रक्षा करता है। लेकिन कृष्णकांत का परिवार उसे घर से निकाल देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। कृष्णा, जो अपने मालिक की इस दुर्दशा को नहीं सह सकता, कृष्णकांत को अपने छोटे से घर में ले आता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ समय बाद कृष्णकांत की स्थिति में सुधार होता है और वह फिर से अपनी संपत्ति और व्यवसाय को पुनः प्राप्त करता है। इस दौरान उसका परिवार अपनी गलतियों का एहसास करता है और कृष्णकांत से माफी मांगता है। कृष्णकांत, जो अब अपने परिवार की असली नीयत को समझ चुका होता है, उन्हें माफ कर देता है, लेकिन वह अब अपने जीवन को अलग तरीके से जीने का निर्णय लेता है। वह कृष्णा को अपने बेटे के रूप में अपनाता है और उसके साथ ही जीवन बिताने का निर्णय करता है। तीन बहुरानियां एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म है जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहानी एक बड़े परिवार की है जिसमें तीन बहुओं की जिंदगी और उनके आपसी रिश्तों को दिखाया गया है। परिवार का मुखिया पृथ्वीराज कपूर अपने बेटों और बहुओं के साथ रहता है। तीनों बहुओं के स्वभाव और जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, जिससे घर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुखिया का सबसे बड़ा बेटा मेहनती और ईमानदार है, जिसकी पत्नी प्रथम बहुत सरल और समझदार है। दूसरा बेटा थोड़ा लापरवाह है और उसकी पत्नी दूसरी बहू थोड़ी स्वार्थी और चालाक है। सबसे छोटा बेटा जो अभी अभी शादी करता है, उसकी पत्नी तीसरी बहू चुलबुली और चंचल है। वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। हर बहू अपने तरीके से परिवार को संभालने का प्रयास करती है, जिससे कभी कभी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन आखिरकार परिवार के सदस्यों की समझदारी और प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। तीन बहुरानियां उस दौर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जो पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत को दर्शाती है। पृथ्वीराज कपूर का अभिनय और फिल्म की कहानी ने इसे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया। शिव गंगा एक पौराणिक और रोमांचक फिल्म है जो साहस, प्रेम और मित्रता पर आधारित है। यह फिल्म भगवान शिव के भक्त शिवा और उनके साथी गंगा की कहानी बताती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कहानी शिवा दारा सिंह से शुरू होती है, जो भगवान शिव का एक निष्ठावान भक्त और एक वीर योद्धा है। गंगा विश्वजीत शिवा का करीबी मित्र है और दोनों साथ मिलकर गांव की रक्षा करते हैं। गांव पर एक राक्षस का आतंक छा जाता है, जो गांव वालों को परेशान करता है और उनकी संपत्ति को लूटता है। गांव के लोग शिवा और गंगा से मदद की गुहार लगाते हैं। शिवा और गंगा राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय लेते हैं। वे अपनी ताकत और साहस का इस्तेमाल कर राक्षस का सामना करते हैं। फिल्म में शिवा और गंगा के बीच दोस्ती के साथ साथ प्रेम की कहानी भी दिखाई जाती है। शिवा और गंगा की वीरता और भगवान शिव की कृपा से वे राक्षस को पराजित करते हैं और गांव में शांति वापस लाते हैं। गांव वाले उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं।
फिल्म का समापन एक सकारात्मक और विजयी नोट पर होता है, जहां शिवा और गंगा की वीरता और साहस की जीत होती है। वे गांव वालों के सच्चे रक्षक बन जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो जाता है। अमर प्रेम 1972 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है, जिसे शक्ति सामंत ने निर्देशित किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। अमर प्रेम की कहानी एक छोटे लड़के नंदू, मास्टर बंटी और एक तवायफ पुष्पा, शर्मिला टैगोर के बीच के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है। नंदू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और उसका सौतेला पिता उसे बहुत मारता पीटता है। नंदू का जीवन दुख और अकेलेपन से भरा हुआ है। एक दिन नंदू अपनी माँ से भागकर एक जगह जाता है, जहाँ पुष्पा नाम की तवायफ रहती है। पुष्पा का जीवन भी दुखद है। उसे उसके पति ने छोड़ दिया है और वह अब एक तवायफ के रूप में जीवन यापन करती है। पुष्पा और नंदू के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। पुष्पा नंदू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और नंदू भी उसे माँ की तरह मानता है। इस दौरान आनंद बाबू, राजेश खन्ना नामक एक सज्जन व्यक्ति की एंट्री होती है, जो पुष्पा के जीवन में आता है। आनंद बाबू, जो कि एक उच्च समाज के व्यक्ति हैं, पुष्पा की आत्मा और उसकी मानवीयता को पहचानते हैं। वे पुष्पा को उसकी स्थिति से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। पुष्पा और नंदू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। नंदू का परिवार उसे वापस ले जाता है और पुष्पा अकेली रह जाती है। समय बीतता है और नंदू बड़ा हो जाता है। एक दिन वह फिर से पुष्पा से मिलता है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। नंदू, जो अब एक सफल व्यक्ति बन गया है, अपनी माँ पुष्पा को अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। फिल्म में नंदू और पुष्पा के बीच का रिश्ता सबसे प्रमुख है। यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम और ममता का कोई सामाजिक वर्ग नहीं होता। फिल्म के गाने जैसे चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी सुने जाते हैं।